बिल्कुल। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि यूएई ने तेहरान में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। यूएई ने तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया है। ईरान स्थित दूतावास को बंद करने का ऐलान यूएई की तरफ से किया गया है और ईरान से राजदूत को वापस बुलाने का फैसला यूएई की तरफ से लिया गया है। लेविना, अब यूएई ने भी अपने कार्ड्स ओपन करने शुरू कर दिए हैं और अब ये कदम उठाया है कि भाई वहां जो हमारा दूतावास है वो बंद कर देंगे, अपने राजदूत को वापस तलब कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, दिस वाज एक्सपेक्टेड। इससे पहले भी यूएई ने ये किया है 2017 में से 2022 तक वहाँ पे जो है एम्बेसी शट डाउन कर दी थी। और मैं वही बता रही थी 2022 में एम्बेसी खुलने के एक हफ्ते पहले ईरान ने यूएई पे ड्रोन अटैक्स किए थे। एंड फिर भी यूएई शोड दैट कि रिलेशंस इम्प्रूव करने हैं तो एम्बेसी को ओपन करते हैं। एंड रिलेशंस एंड ट्रेड, इवन व्हेन द एम्बेसी वाज क्लोज्ड, यहाँ पे 2017 से 2022 तक यहाँ पे ईरानियन प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। तो यूएई और ईरान के ट्रेड रिलेशंस अच्छे चल रहे थे अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। बट दिस टाइम आई थिंक थिंग्स विल रियली चेंज। ऊपर से जो इजराइल और ईरान यूएई के रिलेशंस हैं ये बहुत क्लोज हो गए हैं। अगर आपने देखा होगा अभी अगेन आपको याद होगा 2021 में सुएज कनाल में एक शिप अटक गई थी और उसी शिप के एवर गिवन नाम था उसका। वो इंसिडेंट के बाद ये बाहर आया था कि इजराइल के थ्रू एक पैरेलल चैनल आ सकता है बेन गुरियन नाम का, वो रेड सी को कनेक्ट करेगा। एंड अगेन दिस इज अ चोक पॉइंट। अगर आप देखो आज जितने भी उस चोक पॉइंट पे कंट्रीज हैं, इथियोपिया है, सूडान है, एरिट्रिया है, यहाँ सब डिस्टेबलाइजेशन है। एंड सोमालीलैंड, इफ यू रिकॉल, कुछ हफ्ते पहले इजराइल ने उसको रिकग्नाइज किया है। हो ये रहा है कि इजराइल एंड यूएई जो स्लोली जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे अलोंग रेड सी, उस पे स्लोली अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं, इंक्लूडिंग येमेन एंड कराची। लेटर ऑन कराची से यूएई पुल्ड बैक, बट ऑफ कोर्स दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। यहाँ की जो जितनी भी पोर्ट्स में डोमिनेंस इजराइल एंड यूएई एक साथ बढ़ा रहा है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग डाउन वेल विद ईरान। एंड सकोत्रा आइलैंड का ऑपरेशन बहुत फेमस है जो 2018 में हुआ था। ये इसमें इजराइल एंड यूएई ने एक साथ, सकोत्रा आइलैंड इज जस्ट आउटसाइड येमेन और येमेन का ही पार्ट है, लेकिन इट लुक्स टुवर्ड्स हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अनदर चोक पॉइंट, ट्रेड चोक पॉइंट। तो वहाँ पे इजराइल और यूएई का एक साथ ऑपरेशन हुआ था। तो ईरान इज वेरी वेल अवेयर कि जब यूएई इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है तो समथिंग बिगर विल टेक प्लेस। ओके, और अभी मुझे लगता है थोड़ा इंतजार और भी हमें करना होगा, क्योंकि अभी तो कार्ड्स ओपन होना शुरू हुए हैं। आगे क्या क्या होगा उसका मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार हमें और कर लेना चाहिए। ब्रिगेडियर शारदेंदु, चूंकि हम लगातार ट्रंप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से पूरी तैयारी, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो अमेरिका हो, दोनों ने पूरी तैयारी की, बार बार चेतावनी दी, लेकिन क्या ईरान को ये सिर्फ ट्रंप का बड़बोलापन लगता रहा कि जिस तरीके से ट्रंप बड़े बड़े दावे लगातार कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इशू सभी को था कि ट्रंप जो कहते हैं वो नहीं करते, जो नहीं कहते वो कर देते हैं। लेकिन हमने इराक के मामले में देखा कि पहले उन्होंने अब्राहम लिंकन को भेजा, धीरे धीरे अपने वेपन्स भेजने शुरू किए, बॉर्डर पे सारी तैयारी कर ली, सारे एस्टेब्लिशमेंट अपने उन्होंने कर लिए और फिर एक एक्यूरेट टाइम का वेट किया जब अटैक किया। क्या ईरान की इंटेलिजेंस ये समझने में फेल हो गई कि अटैक इतनी जल्दबाजी में हो जाएगा, या खामनेई नहीं समझ पाए कि उन्हें कब बंकर में रहना है, कब बाहर आ जाना है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा था कि खामनेई को एक सेफ हाउस ले जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि शायद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतनी जल्दी अटैक हो जाएगा। देखिए, अमेरिका की तैयारी तो काफी दिन से चल रही थी और काफी उसके रिहर्सल, प्रिपरेशन और बिल्डअप चल रहा था। इसको किस दिन किस जगह पे कब ऑपरेशन लॉन्च होगा ये सरप्राइज होता है। बाकी बिल्डअप की तो इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में थी, सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन डेट, टाइम एंड प्लेस नहीं डिसाइड हुआ था। और जहां तक ईरान है, ईरान देखिए काफी समय से इस मकसद पे काम कर रहा था कि जो मोसाद का नेटवर्क है, तमाम तरीके की, जब जनरल सुलेमान कासिम की जब से को जब एलिमिनेट किया गया तब से उनके पूरे तंत्र में मोसाद और सीआईए के एलिमेंट घुसे हुए थे, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन बिल्डअप हो रही थी। इस
जो एलिमेंट को एलिमिनेट करने में ईरान पूरी तरीके से नाकामयाब रहा, और जो उनकी तैयारी होनी चाहिए, जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है एक प्रोफेशनल आर्मी द्वारा, उसको कहीं अंजाम देने में वो विफल रहे। ना तो उनके पास एयरफोर्स काबिल थी, ना ही उनके पास नेवी है। वो अपने प्रॉक्सीज और आउटसाइड सपोर्ट पे काफी निर्भर रहे। काफी समय के बाद उन्होंने अपने बैलिस्टिक और ड्रोन टेक्नोलॉजी को उन्नत किया और उसमें एक महारत हासिल की। लेकिन इन डिस्टेंस वॉर से आप लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, आप नुकसान जरूर पहुंचा सकते हो। और जब अमेरिका जैसी बड़ी ताकत, इजराइल जैसे टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड आर्मी आपके अगेंस्ट जब काम करती है, और उन्होंने कई बार पूरे विश्व में रिजल्ट दिए हुए, तो आपको इसके लिए सजग रहना चाहिए था। आपको डिप्लोमेटिक लेवल पे आप बात कर रहे थे, आपके प्रेसिडेंट पे जिसके यहाँ मॉडरेट है, उन्होंने तमाम तरीके के ओपन टॉक कर रखी थी। लेकिन जो आपकी टॉप लीडरशिप है, जिससे कि आपकी आर्मी को मोमेंटम मिलता है, जिससे कि ईरानियन एक संगठित होते हैं, और जो रूरल ईरान के जो लोग हैं अपने आप को जो गॉडफादर मानते हैं आयतुल्लाह खमेनी, उनके साथ ऐसी जो नहीं होनी चाहिए थी। उनको सुरक्षित अपने ऐसे बंकर से ऑपरेट करना चाहिए था जो पूरी तरीके से फोर्टिफाइड और सुरक्षित हो। और शुरुआती दिनों में अगर इस तरीके से एलिमिनेट हो जाएंगे तो उस देश का क्या हाल होगा, उस मोराल आर्मी के मोराल का क्या होगा। एक तरीके से डिसीजन पैरालिसिस हो रखा है, डिफेंसिव माइंडसेट हो रखा है। आप बड़ी बड़ी आर्मी को देखेंगे, अगर मरने लड़ने का मादा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, एक तरीके का कंफ्यूजन हो गया और आपको लगता है कि आप एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, तो आपका 90% कॉम्बैट पोटेंशियल तो वहीं खत्म हो गया। ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, ना आप टारगेटिंग सही कर पाएंगे। और आपने टारगेटिंग की भी किस तरीके से, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप उन कंट्रीज को कर रहे हैं, उन मिलिट्री बेसिस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है जिसमें सब्सटेंशियल डैमेज आप कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको अपना एनिमी, आपको अपनी टारगेटिंग, आपको अपनी रणनीति को रिवाइज करना चाहिए था। और इस तरीके से देखिए, आपने सक्सेसिव लीडरशिप बनाई, सेकेंड रैंक ऑफ जो आपके आईआरजीसी और ईरानियन आर्मी की लीडरशिप तैयार की, तमाम सलाहकार अपॉइंट किए, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन टॉप मैन के एलिमिनेट होने से देखिए हुआ क्या, आपने 40 दिन का शोक कर दिया, 7 दिन की छुट्टी कर दी। तो आप लड़ने जा रहे हैं कि आप शोक सभा में जा रहे हैं? तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं जो ईरान के बरखिलाफ चली गई। और कहीं ना कहीं ईरान ने बहुत उम्मीद की थी कि रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया से मदद आएगी। चाइना से कुछ मदद मिली जरूर, लेकिन उनके एयर डिफेंस सिस्टम नहीं काम की। ये भी रिपोर्ट आ रही कि चाइनीज इक्विपमेंट एक बार फिर से वहां फेल हुए, जैसे पाकिस्तान में उन्होंने डिटेक्ट नहीं कर पाए, इस तरीके से ईरान में भी कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल उनके टारगेट पे, निशाने पे नहीं है। तो इस तरीके से तमाम खामियां रही हैं। आज की डेट में मेरा मानना है कि ईरान आर्मी अपने लड़ने का मादा खो चुकी है। टॉक के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन टॉक करेंगे किस बात पे? अमेरिका इस समय अपर हैंड में है, वो पूरी तरीके से सत्ता की रिजीम को चेंज करना चाहता है। बिल्कुल। जो एक धार्मिक नेता की जो छवि है और जिस तरीके से ईरान एक रूढ़िवादी तरीके से चल रहा है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है। देखिए, कई ये भी रिपोर्ट आई थी कि तेहरान में तमाम तरीके के लोगों ने जश्न मनाया जब आयतुल्लाह खमेनी मारे गए, कि एक सेक्शन है जो जिसको वो हमेशा पंप करते हैं। चाहे रजा पहलवी अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनके रूट्स ईरान में उतने स्ट्रांग नहीं है, लिहाजा अमेरिका उनके ऊपर टोटली बैंक नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पे सत्ता परिवर्तन में किस तरीके से करेगा, इसकी रूपरेखा नहीं तैयार हुई है। तो जब तक ये पूरी चीजें फाइनलाइज नहीं होती, अमेरिका के अटैक जारी रहेंगे। और वो ईरान को इतनी बड़ी क्षति पहुंचाना चाहता है जिससे कि उसका हाल इराक जैसा हो जाए, लीबिया जैसा हो जाए। इसके पहले अमेरिका रुकने वाला नहीं, और पूरा एनर्जी रिसोर्सेज को अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है। ईरानियन आर्मी, जिसको मैं एक प्रोफेशनल आर्मी मानता था, कहीं ना कहीं वो अपने मिशन में पूरी तरीके से नाकामयाब है। एक ऐसा देश जो अपने टॉप लीडर को 24 घंटे के अंदर लूज कर जाए, 12 जाए, 40 के 40 टॉप लीडर एलिमिनेट कर दी जाए, दिखाता है कि अमेरिका ने इसकी पूरी तैयारी की थी, लिहाजा उसका अंजाम रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी, मनीष आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मलिक साहब, क्योंकि जैसे अभी ब्रिगेडियर शारदेंदु भी बता रहे थे कि भाई 24 घंटे के अंदर आपने अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हेड ऑफ स्टेट कौन बनेगा, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि खामनेई के दूसरे बेटे को ये जो पोजीशन है वो मिले, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई नया सरप्राइज ही दिखाई दे यहाँ पर? प्रिया जी, देखिए, जिस तरह की स्थितियां वहां पे चल रही हैं पिछले 2-3 महीनों से, वहां की हायरार्की ने ये ऑलरेडी अपनी लाइन ऑफ सक्सेशन डिसाइड करके रखी होगी। और यही बात आपके आईआरजीसी में आती है कि टॉप कमांडर अगर मारे जाते हैं तो उसके बाद हुआ नेक्स्ट, क्योंकि आप किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को हेडलेस नहीं छोड़ सकते। मैं आप इस बात पर आता हूं जो आप सरप्राइज की बात कर रहे हो। देखिए, अमेरिका की कोशिश वहां पर यह है कि ये रिजीम वहां से जाए। ऑल्दो रिजीम को चेंज करना इट्स नॉट ए जोक, इट्स नॉट ए इजी थिंग।
कारण यह है कि जो 1 महीना पहले जो वहां पे विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसके खिलाफ वहां के रिजीम ने एक दूसरा ऐसा तबका तैयार कर दिया जो उनके फेवर में बात कर रहा है, जो उनके फेवर में खुल के बारे जुलूस निकाल रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। तो आप जब रिजीम चेंज करने चाहते हो तो उसमें जनता की भागीदारी यानी उसकी विलिंगनेस की बहुत बड़ा रोल करती है। इसके लिए अमेरिका ने कोशिश की कि वहां की पूरा ब्लॉकेड किया जाए, वहां पे महंगाई बढ़ाई, एसेंशियल कमोडिटी जो चीजों की कमियां की, उसके कारण जो महंगाई बढ़ी, लोगों को दिक्कतें हुई तो लोग सड़क पर आए। उसी का रूप हुआ कि बाद में लोग सड़क पर आकर सरकार के विरुद्ध नारे लगा के, और जो विरोध इतने लार्ज स्केल पे हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां की आईआरजीसी ने जो सुना जाता है तकरीबन 15 से 20 हजार लोगों को गोलियां मारी गई, यानी उनका एग्जीक्यूशन किया गया। अभी इन सब चीजों को एक्सप्लॉइट करना चाहेगा जरूर यूएस और इजराइल, क्योंकि अगर उसको इतना प्लेटफॉर्म बनने के बावजूद अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को गवा देता है, तो मुझे लगता है कि अगर रिजीम चेंज करने की उसकी जो इंटेंशन है वो शायद ही फिर कभी पूरी हो। अभी जो उसके बाद आज जो रिजीम जो आएगा, अभी देखिए उथल पुथल चलेगी थोड़े दिन। कारण यह है कि यही बात क्लियर नहीं आ रही है, वहां से ऐसी कोई पुष्ट खबरें नहीं आ रही है, ये रिलायबल सोर्स ऐसे नहीं मिल रहे हैं जो ये बता सके व्हाट इज द नेक्स्ट प्लानिंग। और चूंकि ऑपरेशन का टाइम है, चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, बहुत सारी चीजें छुपाई जाती है या एज ए मिस इंफॉर्मेशन लीक की जाती है सो दैट अपोजिशन को कंफ्यूज किया जा सके। अच्छा, दूसरी चीज और होता है कि देखिए ईरान हो गया, ईरान के अंदर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर वो फिजिकल मूव करते हैं तो हिट होते हैं, अगर वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो हिट होते हैं। वहां पर मोसाद और सीआईए का ऐसा जाल है जो कि सामने नहीं कभी दिखाई देगा, लेकिन उसके बिना इस टाइप के ऑपरेशन अब बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो हम सुन रहे हैं कि वो 24 घंटे के मारे गए, मैं ही समझता हूं प्रिया जी, ये 24 घंटा नहीं है, ये सालों की मेहनत है। क्योंकि इंटेलिजेंस वो लगातार अपने इंटेलिजेंस उनको सारे इनपुट अपडेट करने होते हैं और बड़े रियल टाइम में करने पड़ते हैं। अगर उनकी मिनट भर की, मिनट तो क्या कुछ सेकंड्स की भी अगर एक तरह से इनएक्यूरेसी हो गई तो पता चला कि सिविलियन मारे गए, और वो जो उसका रिजल्ट होगा वो बड़ा भयावह होगा। पूरी दुनिया में अमेरिका इजराइल निंदा के पात्र बनेंगे। इसलिए उनका रोल इतना क्रिटिकल होता है कि एवरी मूवमेंट प्रोफाइलिंग की जाती है, महीनों तक उनकी प्रोफाइल, उनके मूवमेंट की प्रोफाइल, उनकी इवन टॉक्स की प्रोफाइल। और इजराइल को तो महारत है इस चीज में, जासूसी की चीजों में, कि वो दुश्मन को, आपने सुना होगा कि इजराइल के, इनफैक्ट यहां पे शायद समय की उसके कारण मैं ज्यादा क्या रिलेट करूं, इजराइल इस चीज में महारत है कि वो अपने दुश्मनों को सालों तक ट्रैक करता है। इवन 10 और 15 साल के बाद में इजराइल ने अपने दुश्मनों को एलिमिनेट किया है। आप हेलसिंकी का ले लीजिए, आप ओलंपिक का एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी यहां पर दिक्कत ये आ रही है कि ईरान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है, यानी आर्मी भी ले लीजिए और आईआरजीसी ले लीजिए, उनको कोई भी मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अमेरिका और इजराइल उनको डिजिटली ब्लाइंड करने पे तुले हुए हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नो कम्युनिकेशन, नो मूवमेंट एट ऑल। जी सर, इसी बीच अपने दर्शकों को जरा मैं एक बड़ी खबर बता दूं। ईरान के हमले को इजराइल ने नाकाम कर दिया। ईरान लगातार रिटेलिएट कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, और इजराइल ने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ईरान भी लगातार हमले कर रहा है और ईरान के हमले को इजराइल ने नाकाम कर दिया है, उसके मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया गया। इससे पहले भी इजराइल के हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि अब तक सैकड़ों ड्रोन्स को, मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा चुका है, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। एक बार मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, जो बात अभी मलिक साहब कह रहे थे, रिजीम चेंज होगा नहीं होगा, जो अभी तक चल रहा था वही चलेगा, ये तमाम सवाल इस वक्त बने हुए हैं। प्रिया, जो मेरा एनालिसिस है या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं, और ईरान में मेरी बात हुई, इजराइल में बात हुई, तो उनको बहुत ही क्लियर है, क्योंकि हाँ बिल्कुल इसकी रेकी की गई, प्रॉपर सर्विलांस और जितनी भी डेटाज हैं वो इसमें जोड़े गए, और ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन है। इसका मतलब यह है कि लैंड, एयर, वाटर के अलावा ये साइबर और स्पेस में, यानी सैटेलाइट इमेजेस से लेकर वॉइस मॉड्यूलेशन तक पूरे सैंपल्स और डेटा को डिटेल तौर पे इसे स्टडी किया गया, और तब जाकर किसी इनसाइडर के रोल की वजह से, यानी सीआईए और मोसाद का इतना इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन था, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में एक गोली चले बिना उन्होंने उसे कैप्चर किया और वापस अपनी जगह लिया है। और ठीक इसी तर्ज पर यहां पर उनके पास प्रॉपर इनपुट था, यहां पर पूरी लीडरशिप थी और लीडरशिप को टारगेट किया गया। इसके बाद जो हमें पता लग रहा है कि आईआरजीसी हो या फिर जिसमें ब्रिगेडियर जनरल वाहिद या फिर उसके अलावा जो बाकी जो हेरारकी है, उन्होंने अपनी पूरा जो लाइन ऑफ सक्सेशन है, यानी 2 से 3 और जो उनके ऑफिसर्स होंगे, जो नेक्स्ट अगर एक एलिमिनेट होता है या अगर एक नहीं रहता या कोई भी अनइवन कंडीशन बनती है, तो उसके
बाद दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, ये लगभग तय किया हुआ होता है। और यही वजह है कि लगातार मिसाइल से फायर करने के बावजूद जो आयरन डोम है इजराइल का बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहा है। लेकिन एक और बात, रेफरेंस के तौर पर जून 2025 जब एक साथ 120 के लगभग जब मिसाइल्स और रॉकेट्स फायर किए गए थे ईरान के द्वारा, तो उसमें से करीबन 90% इंटरसेप्ट किए गए आयरन डोम में, और आयरन डोम ने उसे नाकामयाब किया। लेकिन 10% और 5 से 10% ऐसे थे जो कि तेल अवीव और उसके आसपास के एरिया में जाके सीधा हिट किए, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। और फिर उसके बाद टॉक्स शुरुआत हुई, और यही वजह है कि अब मुझे यह लग रहा है कि अभी तो नहीं, क्योंकि इस समय बहुत ही सोच समझ के साथ ये जो ईरान है वो प्लान कर रहा है, और प्लान करने के बाद वो अपनी फेस सेविंग के तौर पर कि अगर वो ये दिखाता है कि वो 48 उसकी टॉप लीडरशिप जिसमें सुप्रीम कमांडर भी शामिल है, अगर वो यहां अब एलिमिनेट हो गए इजराइल और अमेरिकन हमले में, और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, तो इनकी बहुत ही जो इनके सपोर्टर्स हैं पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर, उनको उनके सामने काफी भद्र पिटेगी। और यही वजह है कि आप देखें जहां जहां अमेरिकन एम्बेसीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अलग जगहों पे हो, हर जगह वहां पर इनके खिलाफ आवाज उठी, लेकिन उसे कंट्रोल किया गया। इसीलिए रॉकेट और मिसाइल्स को फायर करते हुए अब जो आयरन डोम है वो काफी एक्टिवेटेड है, और इजराइल में लगातार ये कहा जा रहा है कि जितने भी वहां पे नागरिक हैं सभी अंडरग्राउंड बंकर्स में रहें और एहतियात बरतें। अब यूएई का रोल, क्योंकि अभी लेविना यहां पर है, अगर आप उनसे पूछेंगे भी तो वो बता पाएंगे कि यूएई एक और बैक चैनल के तौर पे टॉक्स तो कर रहा है, लेकिन यूएई खुद भी सूडान के अंदर इंगेज है सिविल वॉर को कंट्रोल करने में और बाकी इन सब चीजों में। और उसके अलावा उनको यह भी लगता है कि कहीं ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए कहीं इन जो फ्रेंडली कंट्रीज या नियर बाय कंट्रीज हैं उनके ऊपर कोई एक्शन ना करे। ये एक चिंता है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि चाहे यूएई हो, कतर हो या ओमान हो, इन तीनों की इंपॉर्टेंट भूमिका होने वाली है। लेकिन ईरान बिना फायर किए मानेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे।